हमने एक पोर्टफोलियो बनाया और उसमें एक जेएम फ्लेक्सी फंड ऐसा फंड निकल के आया जो हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, हमें बेटर सेक्टर एक्सपोजर देगा और भी बहुत सारे हमें फ़ायदे ये प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन क्या नुकसान है, क्या हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में जानकारी देख लेंगे। ठीक है, और क्या ये नया पराग पारिक बन सकता है, ये सवाल सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर मैं इसको पराग पारिक से कंपेयर करूं, क्वांट फ्लेक्सी से कंपेयर करूं, तो ये कहाँ स्टैंड करता है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है हमारे लिए। तो बिना डिले करे वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2013 से लेकर मैंने 2023 तक इनके नंबर्स जब चेक करने पे हम आए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, ये रहा आपका जेएम फ्लेक्सी फंड। ठीक है, अब जेएम फ्लेक्सी ने परफॉर्मेंस किस तरह का दिया है, 1%, 40%, 9%, 32%, 12%, 18, -4, 41, 12, -2, 57 और -2। ठीक है, अब ये परफॉर्मेंस किस तरह का है, अगर इसको मैं बेंचमार्क से कंपेयर करूँ तो बहुत बार बीट करता हुआ नजर आया, लेकिन मैं कंपेयर करता हूँ कैटेगरी एवरेज से। तो अगर मैं कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करूँ तो ये इसके निकल के आते हैं कि अभी तक 2024 में 1% रिटर्न है, सभी फ्लेक्सी कैप का कैटेगरी एवरेज 1% है, तो अभी तो बराबर चल रहा है। पिछले 3 साल से कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ आ रहा है। उसके पहले 5 साल जो थे उसमें से 3 साल बीट किया था, शुरुआती 3 सालों में एक बार बीट किया था। लेकिन हम कोई भी टाइम फ्रेम लें, कोई भी 5 साल इसमें लेने की कोशिश करें, जैसे शुरुआती 5 साल ले लो आप, ठीक है, तो 3 बार बीट कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आपने सेकेंड ईयर लिया होता फिर भी 3 टाइम बीट कर रहा है, आपने यहाँ लिया होता फिर भी 3 टाइम बीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ ले लो तब भी 3 टाइम। तो यानी कि जब भी आपने इसको किसी भी साल के शुरुआत में अगर लिया होता तो ये 5 में से 3 साल आपको बढ़िया रिटर्न निकाल के देता, जो कि बुरे नहीं है। ठीक है, कंपेयर करें, अब सबसे बड़ा सवाल वही आता है ना कि पराग पारिक से कंपेयर कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में पराग पारिक को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप कहोगे ये कैसे है भाई, ये ऐसे है कि लास्ट ईयर इतने ज़्यादा रिटर्न रहे हैं पराग पारिक के कंपैरेटिवली कि लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स जो हैं वो इस तरह के दिखा रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ फ़र्क होती है, अगर हम एसआईपी रिटर्न्स की बात करें ना, ठीक है, तो स्टेबिलिटी वाले पोर्टफोलियो ने अगर आपने ये 5 साल रखा होगा, ठीक है, ये अगर आपने 5 साल रखा और ये 5 साल रखा तो बहुत डिफरेंस इतना नहीं देखने को मिलेगा आपको। वैसे भी नंबर में भी नहीं है वैसे तो, लेकिन क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी होती है ना, जिस वजह से आपका पोर्टफोलियो गिरता नहीं है, यहाँ स्टेबिलिटी अगर नहीं मिली ना तो ये लास्ट का जो इसने दिया भी ना तो वो भी इतना बड़ा फ़ायदा नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि बीच में आपका फंड गिर गया होता है काफ़ी ज़्यादा, जबकि पराग पारिक में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती हमें, और ये चीज़ हमें स्टैंडर्ड डिविएशन से पता लगती है। हम क्वांट का स्टैंडर्ड डिविएशन ख़राब बोलते हैं, ये बोलते हैं कि एचडीएफसी भी हल्का फुल्का हायर साइड पे है। अगर हम कंपेयर करें तो ये तो पीछे एचडीएफसी से भी ज़्यादा हायर साइड पे है। बीटा भी इसका 0.94 है, अल्फ़ा बहुत अच्छा है तो बीटा चलेगा इतना। ठीक है, अब 2 चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, कुछ चीज़ों की क्लास अलग होती है तो उनको कंपेयर करना ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप पराग पारिक से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों का स्ट्रैटेजी, दोनों का स्टाइल बहुत अलग अलग है। नीचे जाके एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये आपको पता है क्या होता है, टर्नओवर रेशो, कि आपका पोर्टफोलियो कितनी जल्दी आप चेंज कर रहे हैं, और जो अपने पोर्टफोलियो पे स्टेबल रहता है वो स्टेबल रिटर्न भी निकाल के देता है। ठीक है, लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है, फंड मैनेजर अच्छा होना चाहिए, उसका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। इनका टर्नओवर रेशो देख लो भाई, चेंज ही नहीं कर रहे, सो गए ये तो, लेकिन हमेशा बेंचमार्क बीट करके दिया है आपको। बहुत बार ऐसा होता है अंडर परफॉर्म करता है 1 आधा साल के लिए, लेकिन कर लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो दिन रात लग के पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं, 133। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है आपके लिए इन फ्यूचर। ये फंड उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जिनका टर्नओवर रेशो इतना ज़्यादा है ना, वो जब ख़राब परफॉर्म करने पे आएंगे तो आपका फंड जितना भी उसमें जमा हुआ होगा ना, वो लार्ज कैप से भी कम रिटर्न देगा। ये प्रॉब्लम होगी। तो इसको अगर आप रखना भी चाहते हैं तो मैं आपको ये कंसीडर करूँगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 15% अपने पोर्टफोलियो का रखें, ज़्यादा इसको ना रखें। ठीक है, बाकी पराग पारिक मिक्स कर सकते हैं इसके साथ, या पराग पारिक की एसआईपी रोक के इसमें डाल सकते हैं। पराग पारिक में आपका पैसा डला रहेगा, थोड़े टाइम के लिए इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, साल 2 साल 3 साल के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको जाना है तो पराग पारिक आज भी पहली चॉइस है। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी एवरेज गिरा कितना, 0.2। अब जो चीज़ मेन समझने वाली है वो यहाँ समझ लो, क्योंकि नाम जान लिया, फंड अच्छा है जान लिया, अगर ये चीज़ नहीं जानी ना तो फिर कुछ नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अभी ये 1 मंथ का है, इस टाइम पीरियड को छोड़ दो। ठीक है,
होता क्या है, जब ये कैटेगरी एवरेज 0.20 तक गिरा, आपने लाख रुपए डाला या 10,000 रुपये डाला, आपका लाख रुपए में से 200 रुपये डाउन चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका चला गया 1.11, यानी कि लगभग 1100 रुपये के आसपास डाउन। अब यहाँ पे आप 200 रुपये नेगेटिव में हो, यहाँ 1100 रुपये नेगेटिव में हो। उसके बाद मैं कह रहा हूँ, उसके बाद ये फंड अगर आपको 2-4% एक्स्ट्रा भी रिटर्न देगा ना, तो ये रिकवरी में ही चले जाएंगे। ठीक है, और इधर रिकवरी की ज़रूरत कुछ खास पड़ेगी नहीं। और ये तो नंबर छोटे हैं, 1% की बात हो रही है या 1 मंथ की बात हो रही है, तो हमें उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता अगर मैं डिटेल में जाके इसको देखूं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात मैंने बहुत बार दिखाया है कि 2018 की बात करते हैं हम, 2018 में ये भी नेगेटिव गया होगा, तो ये देख लो उस समय ये इतना मतलब ये -4%। तो ये वाली चीज़ है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ यहाँ पे कोटक फ्लेक्सी से, ठीक है, तो कोटक वाले ने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे, कैटेगरी एवरेज -3% था, तो ये -4% तक गिरा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम रहती है इन फंड्स के अंदर कि कुछ भी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन जब ये गिरते हैं, तो ये देख लो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव 2% रिटर्न है तीसरे साल, ये नेगेटिव में है, -2%। तो आपने लाख रुपए डाला, एक जगह आपका 1,02,000 रुपये बन रहा है, दूसरी जगह 98,000 रुपये बन रहा है, तो अगले साल का 12 और 5% का डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत, तो उतना डिफरेंस नहीं होगा, वो एक्चुअल में 12 और 5% का डिफरेंस रहेगा ही नहीं। समझ रहे हो आप क्या कहना चाहता हूँ मैं? तो वो चीज़ समझने की आप भी कोशिश कीजिए कि जब स्टैंडर्ड डिविएशन हाई होता है, फंड ज़्यादा नीचे गिरते हैं, तो वो नुकसानदायक होते हैं, और ऐसे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में 30-40% तक ही रखना चाहिए। एक फ़ंड को नहीं बोल रहा, इस तरह के फंड्स को बोल रहा हूँ। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फंड में 10-15% बहुत है। ठीक है, लार्ज कैप में 37%, स्मॉल कैप का ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं, मिड कैप का ले रहे हैं, जनरली इतना नहीं लिया जाता। और फाइनेंशियल में अच्छा खासा पैसा है, कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, सर्विसेज में। ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉक्स ठीक है, अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा भर नहीं लिए हैं। और ये देख लीजिए, ये फंड 38% लार्ज कैप में डाल रहा है, तो सेफ, बाकियों से ऑब्वियस सी बात है ना, बाकियों से ज़्यादा रिटर्न निकाल के देगा। तो फ्लेक्सी कैप में एक ये कमी होती है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो डिटेल में कंपेयर नहीं करते। अब यही जाके आप उसका देखोगे, पराग पारिक का वो 77% देगा, लार्ज कैप का एक्सपोजर। तो आपका पोर्टफोलियो का कंपोजिशन चेंज हो गया ना, कि यहाँ पे आपने उसको एज ए लार्ज कैप रख लिया, इसको आप एज ए फ्लेक्सी कैप रखिए। यहाँ पे आपको ये स्मॉल कैप 37% तक दे रहा है, तो ऑलरेडी अगर आपके पास इसमें 10,000 की SIP चल रही है, तो आपका 3700 रुपये स्मॉल कैप के अंदर जा रहा है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में जा दें तो इन्होंने जो मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा दिन रात पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं, तो टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी लैब, एशियन पेंट्स, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इन सब में बिल्कुल फ्रेश बाइंग हुई है। और सेम यहाँ पे जब सेल करा तो उसमें कोई कंप्लीट सेल नहीं हुआ, एक बजाज फाइनेंस को छोड़ के। हाँ, HDFC, स्टर्लिंग एंड विल्सन, वोडाफोन, टाटा स्टील, इन सब में सेलिंग हुई है, लेकिन कंप्लीटली नहीं, अभी भी इसके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ है इनका। ठीक है, होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और कुछ भी खरीदे या बेचें तो जो आपके लिए अच्छा है वो कीजिए, और ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।